चलिए, तो 10th का जो हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे थे उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस तक की बात कर ली थी। 3 टाइप के कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे, जिसमें अरेनियस कॉन्सेप्ट था एसिड बेस का, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, है ना, वो है बिल्कुल सिंपल सा, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आप चाहो तो नॉर्मली बोल दो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। फिजिकल में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अभी हम इसकी रिएक्शंस भी पढ़ेंगे एसिड्स की और बेसिस की, तो उन रिएक्शंस को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, एसिड हो गए और बेस हो गए, है ना। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड के लिए जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, है ना। सार मतलब खट्टे या सोर, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट या सार इन टेस्ट, ठीक है। दूसरा, एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। अगर लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन में हम ब्लू लिटमस यूज कर रहे हैं तो एसिड में डालने पर वो जो ब्लू लिटमस होता है इट चेंजेस टू रेड, ठीक है। थर्ड में हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, है ना। एग्जांपल एसिड की बात करें तो जैसे CH3COOH हो गया, एसिटिक एसिड है। HCOOH हो गया, फॉर्मिक एसिड है। HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई एसिड की, ठीक है। 2 पॉइंट है, सिंपल से याद रखने, एसिड का टेस्ट और लिटमस सॉल्यूशन में जाने पर एसिड क्या करता है। तो टेस्ट में हमने बोल दिया एसिड्स आर सार इन टेस्ट, और लिटमस में हमने बोल दिया कि एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। बेस में आ जाए तो जैसे एसिड सार होते हैं वैसे ही टेस्ट में बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कि बेसिस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। जैसे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डालने से उसका कलर चेंज हो गया था किसमें, रेड में, वैसे ही अगर हम बेसिस की बात करें तो उसको टेस्ट करने के लिए हम रेड लिटमस पेपर या रेड लिटमस सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। तो बेस डालने पर रेड लिटमस जो होता है इट चेंजेस टू ब्लू। एग्जाम्पल बेसिस की बात करें तो NH4OH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक। तो ये हमने बिल्कुल सिंपल सी बात कर ली कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कितने टाइप के एसिड बेस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में हम बात कर रहे हैं कि एसिड को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं और बेस को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स की, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा दूं। अगर मैं एसिड की बात करूं देन एसिड्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और एक होता है वीक एसिड, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं बेस की बात कर रहा हूं और बेस को डिवाइड कर रहा हूं तो बेसिस को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा हो गया वीक बेस, ठीक है। तो एसिड्स और बेसिस की अगर हम बात करें तो डिवीजन 2 टाइप से हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड में सारे मिनरल एसिड जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए।
वीक एसिड की बात करें तो CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, HCOOH फॉर्मिक एसिड हो गया, COOH का होल ट्वाइस ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये वीक एसिड में आ गए, या बोले ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, मिनरल एसिड्स ना, यहां बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर है ना। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं होगा। ठीक है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, और वो एसिड्स जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। और नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं दे आर वीक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे पता चलता है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, या बेस की कैटेगरी में देखें तो कौन सा स्ट्रांग है या कौन सा वीक है। तो इनके लिए कॉन्सेप्ट सेम है कि हम कैसे डिटरमाइन करें स्ट्रांग और वीक को, उसकी बात करते हैं। पहले बेसिस के एग्जांपल देख लें। स्ट्रांग बेस में जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया। ठीक है, वीक बेस में जैसे NH4OH हो गया। अभी आप ये एक एक याद रखें। एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग एसिड में मिनरल एसिड्स हो गए बिना कार्बन वाले, वीक एसिड में कार्बन वाले एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस में 2 NaOH और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस में हो गया NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक नेचर कैसे डिटरमाइन होता है इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इसके लिए हम बोल सकते हैं कि दे शो कंप्लीट डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन। ऐसे एसिड्स जिनका डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कंप्लीट हो, पूरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग, है ना। अभी आप डेफिनेशन पे ध्यान दें, इसको मैं भी आपको समझाता हूं कि ये कैसे होता है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो जिसके अंदर 100% डिसोसिएशन होता हो, 100% डिसोसिएशन और 100% आयोनाइजेशन। डिसोसिएट होना मतलब टूटना और आयोनाइज होना मतलब आयंस में टूटना, तो लगभग सेम है दोनों, ज्यादा डिफरेंस उसमें है नहीं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे एसिड्स जिनका डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन क्या हो, 100% हो, उनको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक, अब ये डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन का 100% होना, इससे क्या मतलब है। ठीक है, इसको समझें। जैसे मान लो सपोज एसिड्स के लिए हमने पढ़ा है कि वो सब्सटेंस जो H+ देते हैं उनको क्या बोलते हैं, एसिड। और बेस के लिए हमने पढ़ा कि वो सब्सटेंस जो OH नेगेटिव देते हैं वो क्या है, बेसिस। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने एक ऐसा कंटेनर लिया, ठीक है ना, और इस कंटेनर में मैंने ले लिया वाटर। क्या ले लिया, H2O, पानी। ठीक, इसको समझे। और इस कंटेनर में मैं बाहर से ऐड कर रहा हूं क्या, NaCl, है ना, कॉमन सॉल्ट। घर में जो हम नमक खाते हैं वो नमक मैंने ऐड किया। मान लो ये जो नमक मैं ऐड कर रहा था, सपोज ये था 50 ग्राम, कितना, 50 ग्राम। क्लियर है ना। और ये वाटर जो था, सपोज ये कर ले हम 50 ml, कितना, 50 ml। तो मैंने 50 ml पानी में 50 ग्राम क्या डाला, नमक। 50 ml H2O या वाटर में 50 ग्राम NaCl मैंने ऐड किया। ये क्लियर है चीज, है ना। अच्छा, अब इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं, इससे हम बताना चाह रहे हैं कि जब मैंने ये NaCl को उठाकर पानी में डाला, है ना, यहाँ पर ऐसे NaCl के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे गए होंगे, और धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स NaCl के मैंने वाटर में डाले हैं ये डिसॉल्व होना शुरू होंगे। क्लियर है, डिसॉल्व होने लगे। तो इस 50 ml पानी की जितनी कैपेसिटी होगी उतना नमक ये इसके अंदर डिसॉल्व कर लेगा। अगर इस 50 ml पानी की कैपेसिटी है कि ये पूरे 50 ग्राम को डिसॉल्व कर सकता है, तब तो पूरा 50 ग्राम डिसॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये मान लें हम कि इस 50 ml की कैपेसिटी ये खाली 30 ग्राम डिसॉल्व करने की है ना, तो इसमें से हम बोल रहे हैं कि 30 ग्राम जो था वो क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, और 20 ग्राम जो है वो क्या रह गया, इनसॉल्युबल। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोला मैंने क्या,
कि अगर हमने 50 ml पानी लिया और 50 ग्राम क्या डाला, NaCl डाला, तो ये NaCl पूरा जाकर डिसॉल्व भी हो सकता है या थोड़ा डिसॉल्व भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, पानी कितना डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, उसको हम केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी के नाम से पढ़ते हैं, तो बाद में डिस्कस करेंगे, सीनियर क्लासेस में आपको आता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो अगर मैंने 50 ग्राम नमक डाला है और मैं ये बोल रहा हूँ कि 50 ml पानी की प्रॉपर्टी है कि वह 30 ग्राम डिसॉल्व करता है, तो इस पूरे 50 ग्राम नमक में से इस वाटर के अंदर 30 ग्राम तो डिसॉल्व हो गया और 20 ग्राम जो है वो इनसॉल्युबल के फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब नमक जो है वो दो टाइप के आयन लेकर चल रहा है। एक आयन है Na+ और एक आयन है Cl-, एक सोडियम का आयन और एक क्लोरीन का आयन। तो जब ये 30 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था तो ये 30 ग्राम टूटकर क्या बना रहा है, Na+ के आयन और Cl- के आयन। ठीक है, और ये जो इनसॉल्युबल है इसमें NaCl इसी फॉर्म में यहाँ नीचे इकट्ठा होता जाएगा, है ना, यहाँ नीचे इकट्ठा हो गया। तो ये जो नीचे इकट्ठा हुआ है ये कितना है, 20 ग्राम, और जो डिसॉल्व हो गया वो कितना है, 30 ग्राम। ठीक है, अब इस आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन को समझिए, है ना। ये जो 30 ग्राम है ये क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, टूटा या आयोनाइज हुआ Na+ आयन में और Cl- आयन में। तो ये जो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन का मतलब है कि चीजों का टूटना। जो चीज डिसॉल्व हुई है वो अपने आयंस में जब टूटती है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। और अगर कोई चीज स्ट्रांग है, स्ट्रांग एसिड है या स्ट्रांग बेस है या स्ट्रांग कंपाउंड है, तो वह 100% डिसोसिएशन या 100% आयोनाइजेशन देता है। दैट मीन्स कि जितना आपने डाला है, कितना डाला, 50 ग्राम, उसमें से जितना डिसॉल्व हुआ है, कितना डिसॉल्व हुआ है, 30 ग्राम, वो पूरा टूट जाए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमने कितना डाला, कितना डिसॉल्व हुआ, और जितना डिसॉल्व हुआ क्या वो पूरा टूटा। जितना डिसॉल्व हुआ अगर वो पूरा टूट गया मतलब 100% डिसोसिएशन है, और जितना डिसॉल्व हुआ है वो पूरा नहीं टूटा देन इट इज इनकम्प्लीट डिसोसिएशन और वो वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इनसॉल्युबल या नॉन सॉल्युबल सब्सटेंसेस रह जाएंगे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जितने डिसॉल्व हुए उसमें से कितने टूटे या पूरे टूटे तो 100% डिसोसिएशन, दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग, और अगर पूरे नहीं टूटे देन दैट कंपाउंड इज वीक। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसी भी सब्सटेंस को हम देखकर नहीं बता सकते कि दिस पर्टिकुलर इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड, वीक बेस है। ठीक है, ये मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल लिखा दिए हैं, ये हमने याद कर रखा है कि ये सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वीक होते हैं, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग और वीक का, दैट इज बेस्ड ऑन द डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट। क्लियर है चीज। तो अगर कोई चीज पूरे H+ निकाल कर दे देती है, पूरे H+ में डिसोसिएट हो जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गई, और पूरे H+ डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो वीक एसिड हो गया। क्लियर है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का कॉन्सेप्ट भी सेम हो गया। ये क्लियर है चीज, है ना। तो अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिसोसिएशन क्यों होता है, बॉन्ड टूट रहे हैं, कहाँ पूरे नहीं टूट रहे हैं, कहाँ कम टूट रहे हैं, वो सब थोड़ा सा हायर क्लास का है, तो उसको हम छोड़े। अभी हम सिर्फ इतना याद रखें कि टाइप्स ऑफ एसिड बेस में 2 टाइप के एसिड्स हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और टाइप्स ऑफ बेस में 2 टाइप के हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग और वीक का, दैट इज बेस्ड ऑन दी डिसोसिएशन। तो वो सब्सटेंसेस जो कंप्लीट डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन या 100% डिसोसिएशन या 100% आयोनाइजेशन देते हैं, दैट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, और जिसमें 100% डिसोसिएशन नहीं होता है दैट आर कॉल्ड वीक। तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। 2 टॉपिक अभी हमने देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस एंड टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर है चीज। अब हम आगे देखते हैं क्या, रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट हम लेंगे दैट विल बी एसिड्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड, है ना, एसिड की केमिकल रिएक्शंस। चलिए, अब एसिड की केमिकल रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। फर्स्ट हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। ठीक है ना। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि जब हम एसिड की रिएक्शन किससे कर रहे हैं,
मेटल से कर रहे हैं, व्हेन एन एसिड इज रिएक्टेड विथ मेटल तो क्या बनता है, तब बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एसिड का रिएक्शन मेटल से किया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये हमने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में देख लिया कि एसिड का रिएक्शन मेटल से करें तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसको एग्जाम्पल से देखें, जैसे मान लो मैंने रिएक्शन में लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन सपोज कर दिया जिंक से Zn, तो क्या बन गया, सॉल्ट में जिंक क्लोराइड और गैस में हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा है ना। HCl क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिंक हो गया मेटल। रिएक्शन कर दिया, क्या मिल गया हमको, हमको मिल गया जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्लियर है चीज। तो कोई भी मेटल जो एसिड से रिएक्ट कर सकता है उसको रिएक्ट करने पर हमको क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी जिंक क्लोराइड या सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये क्लियर है ना। और भी एग्जांपल है, जैसे सपोज मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम जिसमें हम एसिड लेते हैं H2SO4। ठीक है, रिएक्शन में मैंने मैग्नीशियम ले लिया, मेटल रिएक्शन करा दिया, तो मुझे सॉल्ट में क्या मिल गया, MgSO4 और साथ में H2 गैस, है ना। सारी रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है। HCl जो था वो टूट कर क्या दे रहा था, H+ और Cl-, और जिंक मेटल है तो हमको मालूम है कि मेटल्स आर पॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो ये पॉजिटिव वाला जो होता है वो नेगेटिव से जुड़कर कंपाउंड बना लेगा और H2 गैस बन गई। सेम इसी तरीके से टूट कर क्या देगा, 2H के पॉजिटिव और SO4 का 2 नेगेटिव, तो Mg इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़कर MgSO4 और साथ में H2 गैस। क्लियर है, पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ते हैं। तो ये हुआ पहला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, जहां पर कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि एसिड ऑन रिएक्शन विद मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब इन पूरी चीजों में जरूरी नहीं है कि हर एसिड जो है वो हर मेटल से रिएक्ट कर ले, यहाँ पर भी अलग अलग कंडीशंस हैं। तो ये आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आएगा कि कौन सा मेटल एसिड से कब रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। ठीक है, अभी हमसे कितना याद रखें कि एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड में हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर आप किसी एसिड का रिएक्शन किससे कर रहे हैं, मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट में आपको मिलेगा सेम, क्या, सॉल्ट, लेकिन हाइड्रोजन की जगह अब क्या मिलने लगेगा, वाटर, बिकॉज मेटल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन निकलकर वाटर देंगे। क्लियर है चीज। जैसे एग्जाम्पल में HCl लिया आपने और रिएक्शन कर दिया, जैसे यहाँ जिंक से किया था, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से कर देते हैं, तो क्या बन गया, Zn और Cl जुड़कर ZnCl2 और H और O जुड़कर H2O। इसको बैलेंस करना है तो 2HCl कर दें। ठीक है, बैलेंस फॉर्म में ही लिखें आप इक्वेशन को एग्जाम में। यहाँ पर मैंने बैलेंस नहीं किया ऊपर वाली को, नीचे तो वाली तो बैलेंस ही है। ठीक, ऐसे ही आप मैग्नीशियम के ऑक्साइड से भी करा सकते हैं। H2SO4 लिया आपने, सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन कर दिया MgO के साथ, तो Mg और SO4 जुड़कर MgSO4 और H2O, है ना। ये एक्वस था, ये एक्वस था, ये सॉलिड, ये सॉलिड, यहाँ पर एक्वस, ये भी एक्वस, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये रिएक्शन हो गई, है ना। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि एसिड का रिएक्शन अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ करें तो प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो दो रिएक्शन हमने देखी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल जो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, और रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड जो सॉल्ट और वाटर दे रहा है। क्लियर है चीज। ये दो एग्जांपल्स में मैंने इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड यूज कर लिए। आगे एग्जांपल में आपको ऑर्गेनिक से रिएक्शन करा के दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड लेते हैं अपन। तो थर्ड में हम ले रहे हैं रिएक्शन
ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, किसी मेटल का कार्बोनेट। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन क्या बोल रही है कि अगर हम एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराएं तो प्रोडक्ट में हमको सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, है ना। ये सब वर्ड इक्वेशन में मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये सब फिक्स्ड है, दिस आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट से अगर हो सकता है तो प्रोडक्ट में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही निकलते हैं, कुछ और आपको यहाँ नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में बोले तो मैं ले लेता हूं सपोज CH3COOH, ये ले लिया मैंने एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड। तो इसका रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करना है तो सपोज हम ले लें, मान लो मेटल कार्बोनेट में हमने ले लिया Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये ले लिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, अच्छा ये एसिड है तो एसिड क्या देते हैं H+, तो जब आप इसको तोड़ोगे तो यहां से आपको दो चीजें मिली। ठीक है, जैसे पीछे HCl जब हमने तोड़ा था तो H+ और Cl-, वैसे जब ये टूटा तो H+ बाहर हो गया, बचा क्या CH3COO-। एसिड है तो H+ निकालना है। ठीक है, अब सॉल्ट बनाना है तो यहाँ का नेगेटिव और यहाँ का मेटल कौन है, सोडियम, तो ये जुड़ेगा तो CH3COO का Na, प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में H2O वाटर। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ कितने सोडियम है, 2 है, यहाँ कितना है, एक ही मॉलिक्यूल है तो इसको 2 कर दें अपन, बैलेंस हो गई, खत्म काम, सीधे सीधे। ठीक है, तो कोई भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, ये बना सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम एसीटेट, ये एसिटिक एसिड था। तो एसिटिक एसिड जब टूटा तो H+ हाइड्रोनियम आयन और साथ में एसीटेट आयन निकलता है, ये एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन जब सोडियम से जुड़ा तो सोडियम एसीटेट मिला। ठीक है, इसी तरीके से रिएक्शन 4th है, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट, इसको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर मैं कोई एसिड ले रहा हूं और रिएक्शन कर रहा हूं मेटल के बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो भी प्रोडक्ट सेम है, क्या, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये वर्ड इक्वेशन याद रखना है कि एसिड का रिएक्शन किससे करेंगे तो क्या बनता है। ठीक है, एक बार हमने ये क्लियर कर लिया कि किसकी रिएक्शन से क्या बनेगा तो फिर हमारे लिए आगे प्रॉब्लम नहीं है रिएक्शन करने में। ठीक है, सेम रिएक्शन करते हैं जैसे एसिड में CH3COOH प्लस बाइकार्बोनेट में NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, जितनी भी रिएक्शन है सब में आपको स्टेट बतानी ही है। जैसे ये एक्वस था, ये सॉलिड था, रिएक्शन होकर ये एक्वस CO2 गैस बनकर बाहर और H2O लिक्विड। सेम ये एक्वस एसिटिक एसिड, H2O इज NaHCO3 इज सॉलिड, ये रिएक्शन किया तो सेम यहाँ से एसिटेट आयन आएगा तो CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2, ये गैस बन के बाहर, ये लिक्विड और ये एक्वस, यहाँ पर भी सोडियम एसीटेट मिल गया। क्लियर है चीज। तो पहली रिएक्शन हमने बोली रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, दूसरा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, तीसरा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, चौथा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब हमने रिएक्शन मेटल से किया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, जब रिएक्शन कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड से तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, जब रिएक्शन कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट से तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है, जब रिएक्शन कर रहे हैं बाइकार्बोनेट से तो भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही लास्ट 5th ले लेते हैं, ये बुक में नहीं मिलेगी आपको या शायद आपकी बुक में होगी, एक बार देख लें। 5th हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस,
है ना, बेस या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड से, बेस या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड ये बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, तो रिएक्शन करके देखें, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन होगी। क्या कि एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे, बेस से या मेटल के हाइड्रोक्साइड से, मेटल हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो यहां बनाएगा सॉल्ट और वाटर। क्लियर है, जैसे मेटल ऑक्साइड से बना रहा था वैसे मेटल हाइड्रोक्साइड से। जैसे एग्जांपल में HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक हो गया एसिड, एक हो गया मेटल का हाइड्रोक्साइड जिसको हम बेस भी बोल सकते हैं। तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन की, सॉल्ट में Na यहाँ का प्लस और यहाँ का Cl माइनस, तो NaCl साथ में H2O। क्लियर है, यह आ गया एक्वस, यह आ गया लिक्विड। पानी में NaCl मिला ना, तो पानी में NaCl मतलब क्या, NaCl डिजॉल्व हो जाएगा इसलिए एक्वस हो गया, और पानी की स्टेट लिक्विड होती है, तो वो हमने बता दी। क्लियर है, तो ये 5 रिएक्शन हमने बोल दी किसकी, एसिड की। एक में रिएक्शन किया एसिड का मेटल के साथ, फिर एसिड का मेटल हाइड्रोक्साइड के मेटल ऑक्साइड के साथ, फिर एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड का मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, और लास्ट में एसिड का मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर बेस के साथ। क्लियर है चीज। अब हम रिएक्शन ऑफ बेस की बात करें या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात करें, तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है, दैट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बोल रहे हैं क्या, सेकेंड कैटेगरी में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस या फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ एक पढ़ना है, दैट इज रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। है ना, जनरली बेसेस हर जगह रिएक्ट नहीं करते हैं या हर मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम सिर्फ एक ही रिएक्शन यहां पढ़ रहे हैं, और यहां पर हम सिर्फ 2 ही मेटल की बात करेंगे जो बेस से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहां हम बोल रहे हैं कि अगर कोई बेस है जो रिएक्ट करेगा किससे, मेटल से, तो क्या बनाएगा, सेम सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल से तो क्या बना रहा था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वैसे ही बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल से और क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन अपन यहाँ पर 2 देखें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रिएक्शन में हम बेस NaOH, दूसरे में भी बेस क्या ले रहे हैं, NaOH। एक में रिएक्शन कर रहे हैं Zn के साथ मेटल, और एक में रिएक्शन कर रहे हैं Al के साथ एल्यूमिनियम। क्लियर है, जब आप NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की रिएक्शन Zn के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट में आएगा Na2ZnO2 प्लस क्या हो गया बाहर H2, ये याद करना पड़ेगा आपको। और NaOH का Al से रिएक्शन किया तो आएगा NaAlO2 प्लस में H2 गैस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक से किया, ये एक्वस, ये सॉलिड, तो मिला सोडियम जिंकेट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, ये गैस और ये वाला एक्वस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस का रिएक्शन एल्यूमिनियम से किया तो मिला सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये बेस की 2 रिएक्शन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड जिनके साथ सोडियम जिंकेट देता है, दैट इज Na2ZnO2, और एक में NaOH Al के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट देता है, दैट इज NaAlO2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जिंक और एल्यूमिनियम ही लिया है मेटल में बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी टू रिएक्ट विद एसिड ऑल्सो एंड बेस ऑल्सो। तो यहां से एक डेफिनेशन आती है, वो हम देख लें क्या, कि दोस मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स which reacts with both acids and bases are called amphoteric metals or amphoteric oxides। क्लियर है चीज, ऐसे मेटल जिनमें एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी हो या एसिड और बेस दोनों में सेम नेचर शो करता हो, ऐसे भी लिख सकते हैं।
है ना, मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड विच शोज सेम नेचर विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, मतलब दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्फिटेरिक मेटल या फिर एम्फिटेरिक ऑक्साइड्स। क्लियर है चीज। तो ये हो गई केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया क्या क्या, पहला हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दूसरा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस जिसमें स्ट्रॉन्ग और वीक पढ़ा और उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया कि कैसे डिटरमाइन होता है। फिर रिएक्शंस ऑफ एसिड्स पढ़ लिए जिसमें 5 रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड देन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स। और उसके बाद हमने पढ़ लिया फोर्थ, दैट इज रिएक्शन ऑफ बेस, जिसमें हमने एक पढ़ा दैट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। 2 चीजें करी, बेस का रिएक्शन जिंक के साथ सोडियम जिंकेट बनाने के लिए, और बेस का रिएक्शन किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाने के लिए। बेस आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ NaH की जगह KOH ले लोगे तो यहाँ K2 आ जाएगा, और यहाँ अगर KH ले लोगे तो यहाँ K आ जाएगा। तो सोडियम जिंकेट की जगह पोटेशियम जिंकेट और पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट आपको मिल जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने ये 3-4 टॉपिक जो थे ये देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे pH स्केल क्या होता है एसिड बेस का, और किस pH पे क्या कलर हमको मिलता है, और फिर हम चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे चलेंगे दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद कौन कौन से बेसिक कंपाउंड्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हमारे लिए चैप्टर्स में, वो कैसे बनते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसी, यूजेस क्या है, वो सब, ठीक है। अब इस सारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें, तो मैं आपको वहाँ आंसर दे दूंगा। और इससे पहले का जो लेक्चर हुआ है, ठीक है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पार्ट 1 की। तो अगर आप ये वाले पार्ट से देख रहे हैं तो इसके पहले वाला भी आप देख लें, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसके फर्स्ट चैप्टर का अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो आप चैनल विजिट करें, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है फर्स्ट चैप्टर की, तो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।